नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, भारत के नए श्रम कानून। हाल ही में सरकार ने 29 पुराने कानूनों को हटाकर उनकी जगह 4 नई संहिताएं मतलब कोड्स लागू करने का रास्ता साफ कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका असर देश के हर कर्मचारी और हर कंपनी पर पड़ेगा, चाहे वो कोई बड़ी एमएनसी में काम करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर किसी छोटी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें सरकारी दस्तावेज भी हैं, विशेषज्ञों के विश्लेषण भी और श्रमिक संगठनों की चिंताएं भी शामिल हैं। और आज का हमारा मिशन सिर्फ ये लिस्ट बनाना नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, बल्कि ये समझना है कि क्या ये कानून वाकई कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा कवच है या फिर कंपनियों के लिए हायर और फायर को आसान बनाने वाला एक नया हथियार। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये 4 नई संहिताएं हैं कौन सी? इनके नाम हैं वेज कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड। सुनने में तो काफी भारी भरकम लगते हैं। हाँ, नाम तो है भारी। तो इन 29 कानूनों को 4 में समेटने के पीछे का आइडिया क्या था? क्या सिर्फ कागजी कार्रवाई कम करनी थी? देखिए, कागजी कार्रवाई कम करना निश्चित रूप से एक बड़ा मकसद था। जो पुराने कानून थे वो बहुत जटिल थे और कई बार तो एक दूसरे के खिलाफ भी जाते थे। तो इसका एक लक्ष्य था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना। लेकिन सरकार का कहना है कि इसका दूसरा बड़ा मकसद कर्मचारियों के लिए नियमों को सरल और ज्यादा फायदेमंद बनाना भी है। अच्छा, और यहीं से बहस शुरू होती है कि असल में पलड़ा किसकी तरफ ज्यादा झुका है, कंपनी या कर्मचारी। ठीक है। तो चलिए पहले उन फायदों की बात करते हैं जो कर्मचारियों को मिल सकते हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा तो हो रही है काम के घंटों और 4 दिन के वर्क वीक की। ये सुनने में तो किसी यूरोपियन देश की पॉलिसी लगती है। क्या ये वाकई भारत में हकीकत बन सकता है? देखिए, गणित तो यही कहता है। नए नियमों में जो साप्ताहिक काम के घंटे हैं वो 48 ही रखे गए हैं। ओके। लेकिन कंपनियों को ये विकल्प दिया गया है कि वो कर्मचारियों से 8 घंटे की 6 दिन की शिफ्ट करवाएं। जो अभी होता है। हाँ, या 10 घंटे की 5 दिन की शिफ्ट करवाएं या फिर 12 घंटे की 4 दिन की शिफ्ट। अच्छा। तो अगर कोई कंपनी 12 घंटे की शिफ्ट चुनती है तो कर्मचारी को हफ्ते में 4 दिन काम करके 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। रुकिए, यहीं पर एक सवाल उठता है। 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, खासकर किसी आईटी प्रोफेशनल या कॉर्पोरेट कर्मचारी के लिए। बिल्कुल। लेकिन क्या ये नियम उस मजदूर के लिए भी उतना ही आकर्षक है जो एक फैक्ट्री में मशीन पर 12 घंटे खड़े होकर काम करेगा? मुझे तो डर है कि ये विकल्प असल में एक मजबूरी न बन जाए। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर हमें 2 काल्पनिक किरदारों को देखना होगा। एक है राहुल, जो एक बड़ी टेक कंपनी में काम करता है, और दूसरी है सुनीता, जो एक छोटे गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है। राहुल के लिए 4 दिन का वर्क वीक शायद प्रोडक्टिविटी और वर्क लाइफ बैलेंस का एक शानदार मौका हो सकता है। लेकिन सुनीता के लिए 12 घंटे की शिफ्ट का मतलब है और ज्यादा थकान, स्वास्थ्य समस्याएं और घर परिवार के लिए बिल्कुल समय न मिलना। सही बात है। नियम एक है लेकिन उसका असर 2 लोगों पर बिल्कुल अलग होगा। और ये डर असली है कि कंपनियां उत्पादन बढ़ाने के लिए 12 घंटे की शिफ्ट को ही स्टैंडर्ड बना सकती हैं। मतलब ये कि कागजों पर जो लचीलापन दिख रहा है वो जमीन पर शोषण का एक नया तरीका बन सकता है। खैर, इससे आगे बढ़ते, एक और बड़ा बदलाव है सामाजिक सुरक्षा को लेकर। हाँ, कहा जा रहा है कि अब गिग वर्कर्स जैसे जोमैटो, स्विगी, ओला में काम करने वाले लोग भी इसके दायरे में आएंगे। ये तो बहुत बड़ा कदम है। ये एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है अगर इसे सही से लागू किया गया। क्रांतिकारी क्यों? क्योंकि अब तक ये कंपनियां क्या कहती थी कि ये लोग हमारे कर्मचारी हैं ही नहीं, ये तो हमारे पार्टनर है। हाँ, ये पार्टनर वाला शब्द तो बहुत सुना है। बिल्कुल। और इसी एक शब्द के सहारे वो पीएफ, पेंशन, ईएसआई मतलब किसी भी जिम्मेदारी से साफ बच जाती थी। नए सोशल सिक्योरिटी कोड में पहली बार इन गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को परिभाषित किया गया है। अच्छा। और उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा फंड बनाने की बात कही गई है। लेकिन इन कंपनियों का तो पूरा बिजनेस मॉडल ही इसी पर टिका है कि उनके ऊपर कर्मचारियों वाली जिम्मेदारियां कम से कम हो। अगर उन्हें अब इन लाखों वर्कर्स के लिए पीएफ और पेंशन देना पड़ेगा तो क्या इससे उनकी पूरी इकोनॉमिक्स नहीं बिगड़ जाएगी? मतलब क्या इसका असर हमारी जेब पर, यानी डिलीवरी चार्जेस या कैब के किराए पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसका पैसा आएगा कहाँ से।
कोर्ट कहता है कि ये कंपनियां अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% इस फंड में जमा करेंगी। ओके। इससे इन कंपनियों की लागत बढ़ेगी, और जब लागत बढ़ती है तो उसके दो ही रास्ते होते हैं। या तो ग्राहक से वसूलो, या तो वो इसे ग्राहकों पर डालेंगी, यानी हमें और आपको ज्यादा पैसे देने होंगे, या फिर वो इसे वर्कर्स की कमाई से काटेंगी। ओहो। एक और डर है कि लागत बढ़ने पर ये कंपनियां इंसानों को हटाकर ऑटोमेशन जैसे ड्रोन डिलीवरी की तरफ और तेजी से भाग सकती हैं। अरे बाप रे। तो फायदा पहुंचाने वाला ये कदम कहीं उल्टा न पड़ जाए। वाह, मतलब एक अच्छे कदम के इतने सारे अनचाहे परिणाम भी हो सकते हैं। जी। अच्छा, एक और फायदा जो काफी चर्चा में है वो है ग्रेच्युटी। पहले 5 साल की नौकरी पर मिलती थी, अब कहते हैं 1 साल पर भी मिलेगी। हाँ, ये आज के दौर के लिए एक बहुत जरूरी बदलाव है। पहले लोग एक ही कंपनी में सालों साल काम करते थे, तो 5 साल की शर्त ठीक थी। लेकिन आज की पीढ़ी 2-3 साल में नौकरी बदल लेती है। ऐसे में 5 साल की शर्त की वजह से ज्यादातर लोग ग्रेच्युटी से वंचित रह जाते थे। सही बात है। अब 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी का अधिकार मिलने से खासकर फिक्स टर्म कर्मचारियों को एक बड़ी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। और इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे सुधार हैं, जैसे हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य होगा। हाँ, या 40 साल से ऊपर के कर्मचारियों का सालाना हेल्थ चेकअप। देखिए, ये छोटे नहीं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण सुधार है। अच्छा। अपॉइंटमेंट लेटर की अनिवार्यता असंगठित क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, जहां ज्यादातर बातें सिर्फ जुबानी होती हैं। हाँ, और बाद में मालिक मुकर जाते हैं। बिल्कुल। लिखित में सब कुछ होने से कर्मचारी के पास एक कानूनी दस्तावेज होगा। इसी तरह महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति देना समानता की दिशा में एक कदम है, लेकिन साथ ही उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी कंपनी पर डाली गई है, जिसमें आने जाने की सुरक्षित व्यवस्था भी शामिल है। ठीक है, तो फायदों की लिस्ट काफी लंबी है। बेहतर वेतन, 4 दिन काम करने की संभावना, गिग वर्कर्स को सुरक्षा, आसान ग्रेच्युटी, ज्यादा पारदर्शिता। कागजों पर तो ये वाकई एक आदर्श स्थिति लगती है। लेकिन जैसा कि हमने 12 घंटे की शिफ्ट वाले मामले में देखा, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और यहाँ से चिंताएं शुरू होती हैं। यहीं से हम उस सवाल पर वापस आते हैं कि क्या ये एक ढाल है या हथियार। और सबसे बड़ी चिंता जुड़ी है नौकरी की सुरक्षा से, जिसे जॉब सिक्योरिटी कहते हैं। इन कानूनों में फिक्स्ड टर्म रोजगार को बहुत बढ़ावा दिया गया है। ये फिक्स्ड टर्म रोजगार क्या है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी का ही दूसरा नाम नहीं है जो पहले से ही मौजूद है? ये उससे एक कदम और आगे और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अच्छा। फिक्स टर्म रोजगार का मतलब है कि कंपनी आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए एक निश्चित समय, मान लीजिए 2 साल के लिए काम पर रख सकती है। आपको वेतन, छुट्टियां और सामाजिक सुरक्षा एक स्थायी कर्मचारी जैसी ही मिलेंगी। लेकिन 2 साल पूरे होते ही आपकी नौकरी अपने आप खत्म हो जाएगी और आप कंपनी से कोई सवाल नहीं कर सकते। इसका मतलब तो ये हुआ कि स्थायी या परमानेंट नौकरी का कॉन्सेप्ट ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। कोई कंपनी किसी को लंबे समय के लिए क्यों रखेगी जब उसके पास ये आसान रास्ता मौजूद है? सोचिए, कोई 45 की उम्र में अपना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कहाँ जाएगा? उस उम्र में नई नौकरी मिलना तो लगभग नामुमकिन है। श्रमिक संगठनों की सबसे बड़ी चिंता यही है। उनका तर्क है कि इससे कंपनियां हायर एंड फायर की नीति को कानूनी रूप से अपना लेंगी। उन्हें स्थायी कर्मचारियों को रखने की झंझट और जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल जाएगी। इससे कर्मचारियों में हमेशा अपनी नौकरी जाने का डर बना रहेगा और वो बेहतर वेतन या सुविधाओं के लिए आवाज उठाने से डरेंगे। ये तो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है। बिल्कुल। अब एक और विरोधाभास की बात करते हैं। हमने कहा कि सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन इसका एक असर हमारी टेक होम सैलरी यानी हाथ में आने वाली तनख्वाह पर भी पड़ सकता है। ये कैसे काम करता है? यह वेज कोड के एक नियम की वजह से है। नियम कहता है कि आपकी बेसिक सैलरी आपकी कुल सैलरी यानी CTC का कम से कम 50% होनी चाहिए। ओके। अब तक कई कंपनियां क्या करती थीं कि वो बेसिक सैलरी को बहुत कम रखती थीं और बाकी पैसा अलग अलग अलाउंस के नाम पर देती थीं। हाँ, टैक्स बचाने के लिए। टैक्स भी, और क्योंकि आपका प्रोविडेंट फंड मतलब PF आपकी बेसिक सैलरी पर कटता है। अच्छा। तो कम बेसिक मतलब कंपनी और कर्मचारी दोनों का PF में योगदान कम। तो अब बेसिक सैलरी बढ़कर 50% होगी तो PF का योगदान भी बढ़ जाएगा? हाँ।
इसका मतलब कर्मचारी के हाथ में हर महीने कम पैसा आएगा, भले ही उसके रिटायरमेंट के लिए ज्यादा पैसा जमा हो रहा हो। बिल्कुल। मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 रुपये महीना है। पहले शायद उसकी बेसिक सैलरी 20,000 होती थी, तो उसका पीएफ 2,400 रुपये कटता था। हाँ। अब बेसिक सैलरी कम से कम 25,000 होगी, तो पीएफ 3,000 रुपये कटेगा। मतलब सीधे सीधे हाथ में आने वाले 600 रुपए कम हो गए। हाँ, ये तो सिर्फ कर्मचारी की बात है, उतना ही बोझ कंपनी पर भी बढ़ेगा। और यहीं पर छोटे और मझोले उद्योगों मतलब एमएसएमईज की समस्या शुरू होती है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो यही है। क्या वो ये अतिरिक्त बोझ उठा पाएंगे? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। एक छोटी फैक्ट्री या दुकान के मालिक के लिए पीएफ, ईएसआई और महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा इंतजामों का अतिरिक्त खर्च उठाना बहुत मुश्किल हो सकता है। नतीजा ये हो सकता है कि वे या तो नई भर्तियां करने से बचें या फिर कर्मचारियों को निकाल दें, या फिर सब कुछ कैश में करने लगे। हाँ, या फिर इन सब नियमों से बचने के लिए सब कुछ कागजों के बाहर यानी कैश में करने लगे। इससे तो बेरोजगारी और असंगठित अर्थव्यवस्था दोनों को बढ़ावा मिल सकता है। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसी तस्वीर देख रहे हैं जहां एक तरफ भारतीय श्रम बाजार को आधुनिक बनाने की कोशिश है, कर्मचारियों को ज्यादा सुरक्षा और लचीलापन देने का वादा है, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं वादों के पीछे नौकरी की अस्थिरता, वर्क लाइफ बैलेंस का बिगड़ना और टेक होम सैलरी कम होने का खतरा छिपा है। और इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है इन कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू करवाने की। सही बात है। कानून बना देना एक बात है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां 80 से 85% वर्कफोर्स असंगठित क्षेत्र में है, वहां तक इन कानूनों का फायदा पहुंचाना लगभग असंभव सा काम है। कमजोर निरीक्षण, भ्रष्टाचार और मिलीभगत की संभावना हमेशा बनी रहती है। क्या एक मजदूर अपने मालिक के खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत जुटा पाएगा, ये जानते हुए कि कल उसकी नौकरी जा सकती है? तो ऐसा लगता है कि इन कानूनों की सफलता या विफलता इस बात पर टिकी है कि सरकार का इरादा क्या है और वो इन्हें लागू करने के लिए कितनी मजबूती दिखाती है। ये एक दोधारी तलवार है जिसका इस्तेमाल दोनों तरफ हो सकता है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। इन कानूनों की असली परीक्षा कॉरपोरेट बोर्डरूम में नहीं होगी और ना ही संसद की बहसों में। इनकी असली परीक्षा उस फैक्ट्री के गेट पर, उस कंस्ट्रक्शन साइट पर और शहर की सड़कों पर बाइक चलाते उस डिलीवरी बॉय की जीवन में होगी। सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात यह है कि ये नए नियम एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें कुछ नए अधिकार हैं और कुछ नई छूट। अब सवाल ये नहीं है कि नियम अच्छे हैं या बुरे। असली सवाल ये है कि इस नए सिस्टम का फायदा उठाना कौन बेहतर तरीके से सीखेगा। क्या कर्मचारी और यूनियनें इन नए अधिकारों का इस्तेमाल करके अपनी स्थिति मजबूत कर पाएंगे, या फिर कंपनियां इन नई लचीली नीतियों का इस्तेमाल करके अपनी लागत कम करने और मुनाफा बढ़ाने में ज्यादा कामयाब होंगी? अगले कुछ साल इसी खींचतान की कहानी कहेंगे।